डोरिस ने अपनी आंखें खोली और अपने बेडरूम में चारों ओर देखा। देर हो चुकी थी। जहां वह लेटी थी वहां से वह घड़ी नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके घर के आसपास और बाहर सड़क पर सन्नाटा यह संकेत दे रहा था कि यह सुबह के शुरुआती घंटे थे। उसके बच्चे गहरी नींद में थे, कई घंटे पहले अपने बिस्तर में सुकून से सो रहे थे। कमरे में छाया और सन्नाटा जैसे सब कुछ ठहर गया हो, उसे एक अजीब सी भावना देने लगा। डोरिस को तुरंत ही एहसास हुआ कि कुछ गलत है। हवा में हल्की विद्युतता महसूस हो रही थी और वह परिचित एहसास कि कोई उसे देख रहा है। वह पहले भी इस एहसास का अनुभव कर चुकी थी, लेकिन आज कुछ और ही था। डोरिस कांपने लगी। यह पहली बार नहीं था जब वह आधी रात को बिना किसी कारण के जाग गई थी और फिर तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। वास्तव में यह एक एहसास था जिससे डोरिस अब काफी परिचित हो गई थी। उसने अपने कमरे में एक बार फिर से देखा। कुछ नहीं था, बस सन्नाटा और अंधेरा, लेकिन उसे कहीं गहराई में महसूस हो रहा था। वह अकेली नहीं थी, चाहे उसकी आंखें कुछ भी कह रही हों। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे किसी खतरे का आभास हो। डोरिस ने जितनी जल्दी हो सके कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। वह अभी बैठ भी नहीं पाई थी कि उनमें से एक ने उस पर झपट्टा मारा। यह बताना मुश्किल था कि वह एहसास कैसा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उसके हाथों को मजबूती से पकड़ रहा हो, कलाई पर एक साथ खींच रहा हो। उसका मन तेजी से काम कर रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उसे चिल्लाना चाहिए या बस चुप रहना चाहिए। उसने अपने निचले शरीर को बिस्तर से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कर पाती, कोई और उसके टखनों को पकड़कर उन्हें फिर से मजबूती से खींचने लगा। डोरिस चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं कर पाई। अंधेरे में वह अपने सिर के ऊपर खड़े एक छोटे कद के व्यक्ति की आकृति को मुश्किल से देख पाई, जो थोड़ा झुका हुआ था और उसे पकड़ रहा था। यह शब्दों में बताना कठिन था, लेकिन जबकि वह व्यक्ति की आकृति को देख सकती थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में वहां नहीं था, या कम से कम पूरी तरह से नहीं था। जैसे यह सिर्फ एक मानव आकृति की रूपरेखा हो। अपने पैरों की ओर देखते हुए वह अंधेरे में एक समान आकृति को देख सकती थी। उसकी आंखें डर और इस अनुभव से बाहर निकलने का तरीका खोजने के लिए कमरे में दौड़ रही थीं। तभी उसने महसूस किया एक तीसरी उपस्थिति उसके पास आ रही थी। एक अजीब सी थरथराहट उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वह इसे फिर से देख सकती थी, इस बार थोड़ी बड़ी। उसने इसका भार महसूस किया जब यह मानव का अंश उसके बिस्तर पर चढ़ा। डोरिस असहाय थी, वह हिल नहीं सकती थी और वह चारों ओर से घिरी हुई थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि उसका मन खाली हो जाए, प्रार्थना की कि यह जल्द ही खत्म हो जाए। कमरे में समय जैसे थम गया था और वह अपने अंतर्मन में यह सोच रही थी कि क्या कोई उसे सुन सकता है। यह पहली बार नहीं था जब डोरिस ने इसका अनुभव किया था, और यह आखिरी बार नहीं होगा। यह अगस्त 1974 की एक गर्म दोपहर थी, कैलिफोर्निया में। एक युवा व्यक्ति जिसका नाम कैरी गेनर था, अपने करीबी दोस्त के साथ एक बुक स्टोर में खड़ा था। जब वे किताबें देख रहे थे, कैरी का दोस्त उससे उसके नए वॉलंटियर काम के बारे में पूछ रहा था जो उसने हाल ही में शुरू किया था। कैरी यूसीएलए की एक लैब में वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। इस लैब की खास बात यह थी कि यह पैरासाइकोलॉजी, अलौकिक घटनाओं का अध्ययन पर काम करती थी, और यह यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइकेट्रिक बिल्डिंग में स्थित थी। इस लैब की प्रमुख थी डॉक्टर थेल्मा मॉस, और पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से यह लैब उन घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से देख रही थी जिन पर ज्यादातर संस्थान ध्यान नहीं देते। कैरी रोज इस लैब में आता और मानसिक शक्तियों, ईएसपी, अतीन्द्रिय अनुभूति, वैकल्पिक चिकित्सा, पोल्टरगाइस्ट और भूतिया घटनाओं पर हो रहे शोध में मदद करता। कैरी के दोस्तों को स्वाभाविक रूप से इन चीजों के बारे में कई सवाल थे, और वह हाल ही में किए गए एक केस के बारे में बता रहा था जिसमें एक भूतिया घर शामिल था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उनकी बातचीत सुन रहा था। उसी बुक स्टोर के दूसरी तरफ 2 महिलाएं ऑनकल्ट और पैरानॉर्मल, अलौकिक विषयों की किताबें ढूंढ रही थीं। कैरी अपने दोस्त को बता रहा था कि वह सच में ऐसा केस खोजना चाहता है
जो किसी भूतिया घटना का पक्का सबूत दे सके। तभी उन महिलाओं में से एक ने उसे बीच में रोका और कहा, तुम्हें मेरे घर की जांच करनी चाहिए। उस महिला ने कैरी को बताया कि उसका घर भूतिया है और वहां की गतिविधियां कुछ हिंसक हो गई हैं। कैरी, जो इस अचानक से इंटरप्शन से थोड़ा चौंक गया था, ने महिला से उसका कांटेक्ट लिया और वादा किया कि वह जल्द ही उससे संपर्क करेगा। उसने यह भी बताया कि जांच के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जब तक वे इसे अपने रिसर्च का हिस्सा बना सकें। कैरी तुरंत पैरासाइकोलॉजी लैब वापस आया और उस रिसर्च असिस्टेंट को बुलाया जिसके साथ वह काम करता था, डॉक्टर बैरी टाफ। टाफ कई सालों से यूनिवर्सिटी की पैरासाइकोलॉजी लैब में काम कर रहे थे। टाफ का दावा है कि उन्होंने 4000 से ज्यादा भूतिया घटनाओं की जांच की है। जिन मामलों को टाफ ने सही माना, उनमें से केवल 5% मामलों को उन्होंने असली भूतिया घटना माना। बाकी 95% उन्होंने कहा पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी के उदाहरण थे। यह अंतर समझना जरूरी है क्योंकि यह डॉक्टर टाफ की उन घटनाओं पर राय बनाता है जो आगे होने वाली थी। टाफ के मुताबिक एक भूतिया घटना कुछ महीनों से लेकर सैकड़ों साल तक चल सकती है और आमतौर पर उस जगह होती है जहां कोई दर्दनाक या हिंसक मौत हुई हो। हालांकि पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी को वे कुछ और ही मानते हैं। इस एक्टिविटी का सोर्स अक्सर एक यंग व्यक्ति होता है जो या तो किशोरावस्था के करीब होता है या उसमें प्रवेश कर रहा होता है। इस एक्टिविटी में अक्सर बिना दिखने वाली ताकत द्वारा चीजों का फेंका जाना, दीवारों पर अजीब आवाजें, अचानक आग लगना, कदमों की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना शामिल होता है। इस एक्टिविटी का केंद्र अक्सर एक ही व्यक्ति होता है और यह उसके साथ कहीं भी जा सकती है। टाफ के अनुसार पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी आत्मा का काम नहीं होती, बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा अनजाने में पैदा की गई एक तरह की मानसिक शक्ति होती है। टाफ ने जो कुछ भी कैरी ने बुक स्टोर में उस महिला से सीखा था, उसे सुना और तुरंत सोचा कि यह पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी का एक और उदाहरण हो सकता है। वो दोनों मान गए कि उन्हें वहां जाना चाहिए और 22 अगस्त को दोनों व्यक्ति कैलिफोर्निया के कुल्वर सिटी में ब्रैडॉक स्ट्रीट पर दिए गए पते की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा उससे वे थोड़े हैरान थे। टाफ बाद में उस घर को एक झोपड़ी के समान बताता है। उस घर को शहर ने 2 बार कंडम्ड घोषित कर दिया था और वहां कोई रह नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह महिला उस घर में गैरकानूनी तरीके से रह रही थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और डोरिस पाइफर, वह महिला जिससे गैनर बुक स्टोर में मिला था, दरवाजा खोलकर उन्हें जल्दी से अंदर ले आई। डोरिस, जो कि 3 लड़कों और एक लड़की की सिंगल मदर थी, मानसिक रूप से बेहद परेशान थी और उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे अचानक कोई मदद करने वाला मिल गया था। उसके घर में दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे, अजीब आवाजें आ रही थीं और कभी कभी एक इंसान जैसे साये की झलक पूरे परिवार ने देखी थी। लेकिन यह वजह नहीं थी कि डोरिस इतनी बुरी तरह मदद की तलाश कर रही थी। उसने टाफ और गैनर को बताया कि उसका कई बार यौन शोषण हुआ है और वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वो देख नहीं सकती। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके परिवार को 3 अदृश्य शक्तियां परेशान कर रही हैं। 2 को उसने छोटा बताया और 1 को बड़ा, लेकिन तीनों बहुत ताकतवर थे और सिर्फ छूने की ही नहीं बल्कि हिंसक हमले करने की भी क्षमता रखते थे। और ऐसा लग रहा था कि छोटे 2 शक्तियां बड़े वाले की मदद करती थीं, डोरिस को रोकती थीं ताकि बड़ा शक्तिशाली उस पर जैसा चाहे वैसा कर सके। टाफ ने गैनर की ओर देखा और उसे प्राइवेट में बात करने के लिए कहा। उसने पहले भी पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़े यौन शोषण के दावे सुने थे, लेकिन डोरिस जो विवरण दे रही थी वह बेहद डरावना और अविश्वसनीय था। हालांकि उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि डोरिस झूठ बोल रही है, क्योंकि ये बातें बताते हुए वो इमोशनल स्ट्रेस में दिख रही थी। टाफ ने महसूस किया कि डोरिस को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की बजाय मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। दोनों ने डोरिस के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय बिताया और फिर उसे बताया कि वे उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। टाफ ने डोरिस को एक मनोवैज्ञानिक का संपर्क दिया
जो उनके बिल्डिंग में काम करता था और उसे बताया कि वह उसे मनोवैज्ञानिक के पास भेजेगा ताकि वह उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सके। डाफ और गेनर घर से निकल गए। रास्ते में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन दोनों बहुत उदास थे, न सिर्फ डोरिस के परिवार की हालत देखकर बल्कि डोरिस की मानसिक स्थिति को देखकर भी। लेकिन 10 दिन बाद उन्हें डोरिस की तरफ से फिर एक कॉल आया। उसने बताया कि अब वो अकेली नहीं है जो ये अजीब घटनाएं महसूस कर रही है। उसके घर के आसपास के पड़ोसी भी उन्हीं घटनाओं की शिकायत कर रहे थे, हालांकि यौन शोषण वाली घटनाएं नहीं। इससे दोनों की रुचि फिर से जाग उठी और अगले दिन वे वापस उस घर गए। जैसे ही वे घर में घुसे, बिना कुछ कहे उन्हें सड़े हुए, गलते हुए मांस की एक भयानक दुर्गंध महसूस हुई, जिसे टाफ ने पहचान लिया। डोरिस ने बताया कि उनके जाने के बाद से घर में अजीब घटनाएं और तेज हो गई थीं। गर्म अगस्त की दोपहर थी, घर में ऐसी नहीं था और घर तप रहा था। लेकिन जैसे ही डोरिस उन्हें अपने बेडरूम की तरफ ले गई, जहां वह कहती थी कि ज्यादातर घटनाएं हो रही हैं, वे ठंडी हवा के झोंके से टकरा गए। कमरे में घुसते ही वे जमा देने वाली ठंड महसूस कर रहे थे। फिर तीनों रसोई में गए, जहां डोरिस ने बताया कि घर में और आस पड़ोस में कौन कौन सी अजीब घटनाएं हो रही थीं। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने रसोई का एक छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि तुरंत बाद एक फ्राइंग पैन अलमारी से निकलकर हवा में उठा और आर्क आकार में जमीन पर गिरा। दोनों स्तब्ध खड़े रहे। डोरिस को राहत महसूस हुई कि अब उसकी बातों पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन टाफ को शक था। उन्हें पहले डोरिस की कहानी पर भरोसा नहीं हुआ था और अब उसे यह डर था कि डोरिस ने यह सब उनके लिए सेटअप किया हो। लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई और नहीं था। दोनों ने अलमारी की बारीकी से जांच की, ये देखने के लिए कि कहीं कोई स्प्रिंग या धागा तो नहीं है। जो उन्होंने देखा उसे समझा सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। डोरिस ने उन्हें बताया कि यह पहली बार नहीं था जब चीजें फेंकी गई थीं। एक बार बिजली के फ्यूज बॉक्स को दीवार से खींचकर फेंका गया था और कई मौकों पर घर में रखे कैंडेलेब्रा हवा में उड़ते हुए देखे गए थे। अक्सर ये वस्तुएं डोरिस की दिशा में फेंकी जाती थीं। अब टाफ को लगने लगा कि शायद डोरिस की कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है, और यहीं से डोरिस पाइफर के घर की 10 हफ्ते की जांच शुरू हुई। परिवार की पूरी जिंदगी एकदम से उलट-पुलट हो गई। ये अंधेरा, जर्जर घर अब हर दिन लगभग 25 लोगों से भरा रहता था, जिनमें ज्यादातर पैरासाइकोलॉजी के शोधकर्ता और यूनिवर्सिटी के छात्र होते थे। साथ ही कुछ फोटोग्राफर्स भी आते थे। कभी कभी इससे डोरिस को थोड़ी राहत मिलती थी। जांच शुरू होते ही ऐसा लग रहा था कि यौन हमले तुरंत रुक गए। हालांकि उसके सबसे बड़े बेटे ने एक रात यह देखा कि उसकी मां को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पीटा जा रहा था। जब वह उसे बचाने के लिए दौड़ा, तो जो भी उस पर हमला कर रहा था उसने उसे कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। हालांकि यह शायद एकमात्र शारीरिक टकराव था, और हफ्तों तक बिस्तर में हमले सहने के बाद इस अदृश्य ताकत की कमजोर होती शक्ति से डोरिस को राहत मिली। घर के अंदर मौजूद लोगों ने वही आम अनुभव दर्ज किए जो अक्सर पोल्टरगाइस्ट मामलों में देखे जाते हैं। दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना, घर के चारों ओर अजीब आवाजें आना और संपत्ति में अचानक तापमान में बदलाव होना। सबसे आम घटना जो जांचकर्ताओं ने देखी थी वह थी अजीब, बिना वजह की रोशनी का घर में मौजूद होना। उन्होंने पीले हरे रंग की गेंदों जैसी रोशनी देखनी शुरू की, जो कमरे के चारों ओर तेजी से और अलग अलग दिशाओं में घूम रही थी। टाफ ने इन्हें प्लाज्मा जैसा बताया, और इनका आकार इंसान की मुट्ठी जितना था। गैनर और टाफ को इन रोशनियों का कोई सोर्स नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी तरह खिड़की से आ रही होंगी या पास से गुजरने वाली कारों की रिफ्लेक्शन हो सकती है। इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी की दीवारों पर काले पोस्टर बोर्ड लगाए, जिन्हें डक्ट टेप से चिपका दिया, जिससे बाहर की कोई भी रोशनी अंदर ना आ सके। लेकिन ये रोशनियों को रोकने के बजाय उन्हें और भी ज्यादा दिखाई देने लायक बना रहा, क्योंकि अब अंधेरे घर में
वे और भी चमकने लगी थीं। ऐसा भी लग रहा था कि ये रोशनियां घर के अंदर मौजूद जांचकर्ताओं के साथ किसी तरह से रिएक्ट कर रही थीं। एक बार गैनर ने एक रोशनी से बात की जो दीवार के पास तेजी से घूम रही थी। उसे शक था कि शायद कोई इसे प्रोजेक्ट कर रहा हो, तो उसने रोशनी से कहा कि वह दीवार से दूर हो जाए। उसकी हैरानी की बात थी कि रोशनी दीवार से हटकर कमरे के बीच में आ गई और वहीं घूमने लगी। हालांकि टाफ इस रोशनियों की संवेदनशीलता से उतने प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने इन विचित्र दृश्यों से यह सवाल पूछने की कोशिश की कि क्या ये आत्माएं हैं जो रोशनी और आवाजें बनाकर हाँ या ना में जवाब दे सकती हैं। लेकिन जबकि उन्हें कुछ जवाब मिले, उन्होंने दावा किया कि वे उतने मायने नहीं रखते और ज्यादातर उन्हें ठोस सबूत के रूप में खारिज कर दिया। इन रोशनियों और अजीब घटनाओं का बाकी जांचकर्ताओं पर गहरा असर हो रहा था, जिन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गैनर कहता है कि एक बार उन्होंने दूसरी तरफ के कमरे में एक तेज धमाका सुना। जब वे अंदर पहुंचे तो देखा कि 2 पुरुष जांचकर्ता बेहोश पड़े थे, क्योंकि उन्होंने रोशनी की गेंदों को अपने चारों ओर घूमते देखा था। इस घटना को कैमरे में कैद करने की कई बार कोशिश की गई। प्रोफेशनल फोटोग्राफर डिक थॉम्पसन कई बार इस लोकेशन पर पहुंचे, कोशिश करते हुए कि वे दीवारों की एक अच्छी फोटो ले सकें। उन्होंने बताया कि इन रोशनी की अनियमित हरकतों के चलते ऐसा करना बेहद मुश्किल था, जिसे उन्होंने लगभग हिंसक रूप से गतिमान बताया। हालांकि इस घर के अंदर कुछ तस्वीरें खींची गईं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध तस्वीर वह थी जिसमें डोरिस अपने बिस्तर पर सहमी हुई नजर आ रही थी और उसके चारों ओर कई जांचकर्ता खड़े थे। उसके ऊपर एक आर्क, घुमावदार रोशनी दिख रही थी। गैनर ने बताया कि यह आर्क, घुमावदार रोशनी, वह नहीं था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्हें तो एक रोशनी की गेंद कमरे में तेजी से घूमती दिखाई दी थी। उसका मानना था कि कैमरे की धीमी शटर स्पीड ने उस रोशनी के ट्रेल को रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि रोशनी एक निशान छोड़ते हुए घूमी थी। दूसरी फोटो में 2 आर्क्स एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो एक और अजीब दृश्य था। इन तस्वीरों में से कुछ को पॉपुलर फोटोग्राफी मैगजीन में भेजा गया। मैगजीन के एडिटर ने इन तस्वीरों के नेगेटिव्स को सत्यापित किया और वह इन छवियों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और वे इन तस्वीरों में क्या हो रहा था इसे समझा नहीं पा रहे थे। यह प्रतिष्ठित मैगजीन द्वारा प्रकाशित की गई इकलौती पैरानॉर्मल घटनाओं की तस्वीरें थीं। केस में कुछ हफ्ते बीत चुके थे जब जांचकर्ताओं ने वह घटना देखी जिसे उन्होंने इस पूरे मामले की सबसे डरावनी घटना बताया। एक रात डोरिस फिर से अपने बिस्तर पर बैठी थी। उस वक्त कमरे में जानी पहचानी रोशनी की गेंदें फिर से घूम रही थीं, जैसे डोरिस के चारों ओर चक्कर लगा रही हों। इस बार वहां 4 रोशनियां थीं और एक पल में गवाहों की हैरानी के बीच चारों रोशनियां अचानक कमरे के एक कोने में डोरिस के बिस्तर के पास चली गईं। वे करीब आती गईं जब तक कि उन्होंने एक दूसरे में मिलना शुरू नहीं कर दिया और फिर ऐसा लगने लगा कि वे किसी आकार में बदल रही हैं। टाफ और कई अन्य शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने देखा कि एक बड़े आदमी की ऊपरी धड़ जैसी आकृति डोरिस के बिस्तर के ऊपर हवा में बन रही थी। डोरिस उस आकृति को देखकर सन्न रह गई थी। उसका मुंह खुला रह गया था। जांचकर्ताओं को आखिरकार वह देखने को मिला जिसे डोरिस कई हफ्तों से कह रही थी कि वह उसे परेशान कर रहा था। इस घटना के बाद सभी जांचकर्ताओं से व्यक्तिगत रिपोर्ट देने को कहा गया कि उन्होंने क्या देखा और सभी ने लगभग एक जैसे विवरण दिए। हालांकि इस घटना के दौरान लगातार कैमरे चल रहे थे, फिर भी कुछ भी तस्वीरों में कैद नहीं हो पाया। केस में इस फोटोग्राफिक सबूत की कमी से सभी निराश हो रहे थे और इसलिए मूविंग इमेज, चलती तस्वीरें कैद करने के लिए फिल्म कैमरे लाए गए, लेकिन इसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि वे अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते थे, टीम इसे कैमरे में सही तरीके से कैद करने में असमर्थ थी। कई बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कैमरे को तस्वीर लेने से रोक रहा हो। एक अजीब घटना का जिक्र करते हुए
गैनर ने बताया कि एक रात डोरिस ने अचानक चिल्लाना शुरू किया कि वह आकृति उसके कमरे में है। टीम तुरंत कमरे में पहुंची। डोरिस ने फिर से कोने की ओर इशारा किया और कहा, वो वहां है, लेकिन टीम कुछ भी देख नहीं पा रही थी। गैनर के पास एक पोलरॉइड कैमरा था। उसने दीवार की तरफ कैमरा तानकर फोटो ली। तस्वीर पूरी तरह से सफेद निकली। ये मानते हुए कि यह ओवर एक्सपोज हो गई होगी, गैनर ने पूछा कि क्या आकृति अब भी कोने में है। डोरिस ने कहा, हाँ। उसने एक और पोलरॉइड फोटो ली। फिर से तस्वीर में कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ सेकंड बाद डोरिस ने कहा कि अब आकृति जा चुकी है। गैनर ने तेजी से फिर से 2 फोटो ली और दोनों सही निकली। कुछ पल बाद अचानक ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर और बेडरूम में आ गया, जिसके बाद इतनी तेज बदबू आई कि कुछ टीम मेंबर्स को उल्टी तक हो गई। गैनर ने हवा की दिशा में फिर से पोलरॉइड लिया। फिर से तस्वीर पूरी तरह से सफेद निकली, सिवाय दरवाजे के नीचे वाले हिस्से के, जहां एक छोटी सी रोशनी की गेंद जैसी चीज दिख रही थी। कुछ क्षण बीते ही थे कि डोरिस फिर से चीख पड़ी। उसने दावा किया कि वह आकृति अब ठीक उसके सामने है। वह जानी पहचानी मानव आकृति उसकी आंखों से कुछ इंच की दूरी पर थी। गैनर ने फिर से 2 फोटो ली और तस्वीर में फिर से वही सफेद झलक थी जो डोरिस के चेहरे के आसपास केंद्रित थी। एक बार फिर जैसे ही वह आकृति चली गई, गैनर ने दोबारा फोटो ली और वह सही निकली। डोरिस के चेहरे के सामने जो खरोंच जैसी चीज दिख रही थी, वह टीम द्वारा तस्वीर को साफ करने की कोशिश के कारण हुई एक निशानी थी। बाद में पैरासाइकोलॉजी लैब में डॉक्टर मॉस को पूरे मामले पर थोड़ा संदेह था और वह चिंतित थी कि उनके इतने शोधकर्ता इतने लंबे समय से इस एक केस पर लगे हुए थे। हालांकि वह टाफ पर भरोसा करती थी और फिलहाल इस रिसर्च को जारी रखने की अनुमति दे दी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि टाफ या उनके छात्र जो अनुभव कर रहे थे उसमें क्यों झूठ बोलेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि इसका कोई ना कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण होना चाहिए। टाफ ने उन्हें बताया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि घर में क्या हो रहा है। उन्हें बस इतना पता था कि वे बार बार ऐसी चीजें देख रहे थे जिन्हें वे समझा नहीं पा रहे थे। कुछ दिन बाद देर रात डोरिस ने टाफ को रोते हुए कॉल की। वह तुरंत गैनर को लेकर डोरिस के घर पहुंचे, जो लगभग आधी रात का समय था, और उन्होंने वहां का दृश्य देखा। सब कुछ बिखरा पड़ा था। सभी बड़े पोस्टर बोर्ड्स और डक्ट टेप इतनी हिंसक तरीके से दीवारों से उखाड़ दिए गए थे कि उनके साथ दीवार की पेंट और प्लास्टर भी फर्श पर बिखर गए थे। टाफ ने सोचा कि हो सकता है डोरिस ने खुद उन्हें खींचा हो, लेकिन उन्होंने उसे एक कमजोर और छोटी महिला के रूप में देखा था और वह हैरान थे कि उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। जब वे वहां पहुंचे तो वह बेहद परेशान दिख रही थी और चिल्ला रही थी कि उसने देखा था कि पोस्टर खुद ही दीवार से उखाड़े जा रहे थे। लेकिन फिर भी टाफ को शक था कि डोरिस ने यह ध्यान खींचने के लिए किया होगा, जैसा कि उन्होंने अन्य पैरानॉर्मल मामलों की जांच में देखा था। लेकिन इसे साबित करना या नकारना संभव नहीं था। इसके बाद भी जांच जारी रही। हालांकि हर बीतते हफ्ते के साथ गतिविधियां कम होती जा रही थीं, फिर भी वे डेटा इकट्ठा करते रहे और गीगर काउंटर्स लेकर आए। एक बार टीम ने दावा किया कि जब भी कोई गतिविधि होती थी तो गीगर काउंटर्स में सामान्य बैकग्राउंड रेडिएशन बिल्कुल गायब हो जाता था। ऐसा लगता था कि सारी बैकग्राउंड रेडिएशन किसी तरह के शून्य में खींची जा रही थी। उन्होंने उन गंधों का स्रोत खोजने की कोशिश की जो अचानक से आ जाती थी और फिर गायब हो जाती थी, लेकिन घर के नीचे प्लम्बिंग में या ऐसी किसी भी जगह पर जहां कोई जानवर मर गया हो, जांच करने के बाद भी उन्हें कोई स्रोत नहीं मिला। इसी तरह की परेशानी तब भी हुई जब वे तापमान में होने वाली गिरावट का डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। जब भी वे इन ठंडे स्थानों पर थर्मल उपकरणों का इस्तेमाल करते, तापमान सामान्य ही दिखता था। जांच के अंतिम दौर में डॉक्टर मॉस ने एक रात घर का दौरा किया। उनके वहां रहते हुए कोई भी घटना नहीं घटी। हालांकि टीम ने पहले ही बता दिया था कि अब चीजें शांत होती दिख रही थीं। डॉक्टर मॉस को अब यह लगने लगा था
कि उन्हें इस पूरी घटना को समाप्त कर देना चाहिए। और वह यह भी देख रही थी कि डोरिस भले ही कुछ अनुभव कर रही थी, लेकिन वह मानसिक रूप से स्थिर नहीं लग रही थी। डोरिस की शराब की आदत टाफ ने शुरू से ही देख ली थी, लेकिन हफ्तों के दौरान टाफ ने एक दिलचस्प चीज देखी। जब भी डोरिस ज्यादा शराब पी रही होती, घर की गतिविधियां बढ़ जाती थीं। जब वह लंबे समय तक होश में रहती, तो गतिविधियां काफी कम हो जाती थीं। इससे टाफ के उस सिद्धांत को बल मिला कि यह किसी आत्मा या अन्य दुनिया की ताकत का काम नहीं था, बल्कि एक ऐसा फेनोमेना था जिसे यह महिला अनजाने में पैदा कर रही थी और जिसे हम अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि डॉक्टर मॉस को जांच बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले कुछ महीनों में डोरिस ने अपनी बचत से पैसे इकट्ठा किए थे ताकि वह अपने परिवार को वहां से निकाल सके। वह अभी भी यह मानती थी कि उसका घर भूतिया था और बिना टीम को बताए वह अपने परिवार के साथ वहां से चली गई, जिससे इस केस का अंत हो गया। इसी दौरान एक लेखक जिसका नाम फ्रैंक डिफेलिटा था, डोरिस से नियमित रूप से बातचीत कर रहा था, ये जानने के लिए कि उसके घर में क्या चल रहा है, और उनका आपस में काफी नजदीकी रिश्ता बन गया था। जबकि उस समय फ्रैंक के पास डोरिस के केस पर लिखने की कोई योजना नहीं थी, वह घटनाओं पर नजर बनाए हुए था, संभवतः भविष्य में इसे लिखने के इरादे से। हालांकि डोरिस ने डॉक्टर टाफ से संपर्क नहीं रखा, उसने फ्रैंक से बातचीत जारी रखी और उसकी अनुमति से फ्रैंक ने जांचकर्ताओं को बताया कि डोरिस कहां चली गई थी। उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वह वहां से जाने के बाद एक नई शुरुआत करना चाह रही थी? असल में ऐसा लग रहा था कि डोरिस के नए घर में जाने से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। कुछ हफ्तों के भीतर डोरिस के नए घर में वही घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। और हैरानी की बात यह थी कि डोरिस के नए घर के दोनों पड़ोसियों ने भी उसी तरह की घटनाओं की रिपोर्ट की। पड़ोसी यह नहीं जानते थे कि डोरिस पहले किन हालातों से गुजरी थी। वे बस भ्रमित थे और उन्होंने अपनी नई पड़ोसी के साथ इन घटनाओं का कोई संबंध नहीं बनाया, जिसने अपनी कहानी को छुपा रखा था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी नई कम्युनिटी उसे पागल समझेगी। वह लगभग यह दिखावा कर रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं और उम्मीद कर रही थी कि यह घटनाएं फिर से नहीं बढ़ेंगी। लेकिन डोरिस और उसके पड़ोसियों ने बताया कि अलमारियां और दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे, कचरा फर्श पर बिखरा पड़ा मिलता और बिजली के उपकरण बेतरतीब ढंग से बंद और चालू होते रहते थे। जांचकर्ता उसके नए घर गए और जो कुछ हुआ वह इस पूरे मामले की सबसे अजीब घटनाओं में से एक थी। उन्होंने लाइट्स बंद कर दी। टाफ के पास एक रिकॉर्डर था जिसके साथ एक माइक्रोफोन उसके पैर के पास रखा था। अचानक एक फूलदान साइडबोर्ड से उड़कर फर्श पर गिरा, ठीक वैसे ही जैसे कई हफ्ते पहले फ्राइंग पैन गिरा था। इसके बाद कुछ और नहीं हुआ। हालांकि जब उन्होंने ऑडियो टेप वापस चलाया तो उन्होंने सुना कि उस समय कुछ और भी हो रहा था। उन्होंने गहरी सांसों की आवाज सुनी जो माइक्रोफोन के करीब आती जा रही थी, साथ ही पैरों की आवाजें और फिर घिसटने की आवाज। ये ध्वनि तब तक दोहराती रही जब तक कि यह माइक्रोफोन के बहुत करीब नहीं आ गई और फिर अचानक रिकॉर्डर खुद बंद हो गया। कमरे में कोई भी ऐसी आवाजें नहीं कर रहा था और न ही कोई टाफ या माइक्रोफोन के पास गया था। जब डोरिस अपने नए घर में रह रही थी, जांचकर्ताओं ने एक रात उसके बेडरूम में उसके साथ बैठे थे। लाइट्स धीमी थीं। उन्होंने एक बार फिर दीवारों पर बोर्ड्स और डक्ट टेप लगाए और तभी उन्होंने वह देखा जो कई हफ्ते पहले हुआ था। उस रात डोरिस ने उन्हें फोन किया। वह जोर जोर से रो रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवार से टेप किसी अनदेखी ताकत द्वारा खींचा जा रहा था। बहुत जल्दी बोर्ड्स उड़कर डोरिस के सिर पर लगे। गेनर ने, जो शायद डोरिस को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया होगा, उस अज्ञात शक्ति से फिर से ऐसा करने को कहा और तुरंत ही एक और बोर्ड डोरिस की दिशा में फेंका गया। यह डोरिस के लिए काफी था, जो अभी भी इस बात पर विश्वास करती थी कि वह किसी तरह इससे बच सकती है। उसने एक बार फिर अपना परिवार समेटा और सैन बर्नार्डिनो चली गई।
फ्रैंक डे फेलिटा इस समय के दौरान उसके संपर्क में रहने में सफल रहे और उन्होंने दावा किया कि डोरिस अभी भी वही घटनाएं महसूस कर रही थी। हालांकि इससे पहले कि जांचकर्ता उसके पास पहुंच पाते, वह एक बार फिर चली गई, इस बार टेक्सास, और फिर उसने सभी से संपर्क तोड़ दिया। टाफ को इस बात की भनक तक नहीं थी कि फ्रैंक उनके केस पर एक किताब लिख रहे हैं, जब तक कि उन्होंने टाफ से संपर्क नहीं किया और किताब के अंतिम अध्याय लिखने में मदद मांगी। कहानी इस तरीके से बनाई गई कि टाफ यह दिखाना चाहते थे कि वह जांच को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका अगला कदम होता कि वे डोरिस को लैब में लाते और उस पर और परीक्षण करते। टाफ के अनुसार डोरिस ने कभी भी वह मानसिक चिकित्सा नहीं ली जो किताब और फिल्म में दिखाई गई है, भले ही उन्होंने पहले मुलाकात में उसे यह सुझाव दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि किताब और फिल्म में डोरिस के तनाव और डर को बखूबी दिखाया गया है, जो उन्होंने हर बार देखा जब भी वे डोरिस से मिले। गेनर और टाफ को फिल्म दी एंटिटी के रूपांतरण के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में बुलाया गया, जिसके चलते 1983 में टाफ को फॉक्स स्टूडियो में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी हैरानी की बात थी कि उन्होंने डोरिस को देखा। दोनों के पास थोड़ी देर के लिए बात करने का मौका था और डोरिस ने कहा कि उसे फिल्म पसंद आई। टाफ को ऐसा लगा कि डोरिस अपने ऊपर आ रहे ध्यान से असहज थी, लेकिन वह इस बात के लिए आभारी थी कि लोग उसकी कहानी को समझने और उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उसने यह नहीं बताया कि टेक्सास में उसके साथ क्या हुआ था, और वह आखिरी बार था जब टाफ ने उसे देखा। केस के बाद के सालों में कई लोग सामने आए जिन्होंने दावा किया कि वे भी इस जांच टीम का हिस्सा थे और पूरे मामले के बारे में गलत जानकारी फैलाई। टाफ ने ऐसे कई लोगों की आलोचना की और कहा कि वे केवल ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच टाफ बिफर केस और कई अन्य मामलों के बारे में बात करते रहे जिनमें वे वर्षों से शामिल रहे हैं। मैगजीन स्केप्टिकल इंक्वायरर ने इस केस पर कुछ लेख लिखे जिनमें निष्कर्ष निकाला गया कि भले ही बिफर केस को एक साजिश के रूप में साबित करने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां मनोवैज्ञानिक समस्याओं, सुझाव की शक्ति और कुछ छात्र शोधकर्ताओं की खराब जांच क्षमताओं का मिश्रण था जो अच्छा साबित नहीं हो सका। टाफ ने कई मौकों पर यह बात कही कि वे कैमरा उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने में बहुत अच्छे नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार खराब तस्वीरें आईं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पेशेवर फोटोग्राफर भी लाए गए थे, लेकिन वे भी इस घटना को कैमरे में कैद करने में असफल रहे। डॉक्टर टाफ ने तुरंत डोरिस के साथ हुए यौन हमलों के दावों को खारिज कर दिया, क्योंकि वे उनकी जांच के दौरान नहीं हुए थे। हालांकि वे पूरी तरह से यह नहीं कह सकते कि इन घटनाओं का कारण क्या था, लेकिन टाफ का मानना था कि डोरिस किसी तरह की मानसिक शक्ति से ये सभी घटनाएं पैदा कर रही थी। यह भी एक निराशाजनक बात थी कि जांचकर्ताओं को डोरिस के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली, खासकर उन घटनाओं से पहले की जिंदगी के बारे में। हालांकि उन्होंने उससे सवाल पूछे, लेकिन उन्हें कभी स्पष्ट जवाब नहीं मिले, यहां तक कि उसने अपनी उम्र तक नहीं बताई। लेकिन जो जानकारी वे इकट्ठा कर पाए, उससे यह स्पष्ट हो गया कि डोरिस पाइफर के जीवन में कुछ हद तक आघात रहा था। वह किशोरावस्था में अपने परिवार द्वारा छोड़ दी गई थी, और जब वे उससे मिले तो वह एक कंडम्ड इमारत में अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। यह भी स्पष्ट था कि उसे शराब की लत थी, और कुछ सबूत यह भी बताते थे कि वह ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी, या कम से कम उसने अपने अतीत में किया था। मैं इस बात को लेकर थोड़ा उलझन में हूं कि वास्तव में कितने बच्चे डोरिस के साथ रह रहे थे। कुछ स्रोत बताते हैं कि वह वास्तव में केवल अपने 3 बेटों के साथ घर में रह रही थी और उसकी बेटी को संभवतः ले लिया गया था, लेकिन इस विवरण के बारे में मैं 100% निश्चित नहीं हूं। बाद के वर्षों में उसके मध्य बेटे ब्रायन ने लेखक जेवियर ओनर्टेगा को एक इंटरव्यू दिया। उसने दावा किया कि उसकी मां को उसके परिवार ने इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वह छोटी उम्र में बगावती और तेज जीवन शैली जी रही थी।
उसे ऑयजा बोर्ड से खेलना और सियांस करना पसंद था, और फिर उसने ड्रग्स और शराब का सहारा लिया। हालांकि ब्रायन द्वारा दिए गए इंटरव्यू में कई बार उसने खुद को विरोधाभासी बताया, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले को नहीं लगता कि वह जानबूझकर भटकाने की कोशिश कर रहा था। उसने दावा किया कि वह पूरी बात को लेकर काफी भावुक था, खासकर जब यह उसकी मां के बारे में फैलाई गई उन बातों की बात आती है जिन्हें वह सच नहीं मानता था। ब्रायन का इंटरव्यू थोड़ा बिखरा हुआ और उलझन भरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता था कि उसकी मां किस तरह की इंसान थी, जबकि वह शराब का आनंद लेती थी। ब्रायन ने दावा किया कि वह वैसी शराबी नहीं थी जैसा कि जांचकर्ताओं ने संकेत दिया था। यह भी सुझाव दिए गए थे कि इन अदृश्य ताकतों का निर्माण किसी तरह से उसकी मानसिकता से हो रहा था, और वे 3 पुरुषों का रूप इसलिए ले रहे थे क्योंकि घर में उसके 3 बेटे थे। लेकिन ब्रायन इसका खंडन करता है, ये दावा करते हुए कि ये ताकतें बिल्कुल असली थीं और उसने खुद उन्हें देखा था। ये इंटरव्यू जाहिर तौर पर डोरिस पाइटन की पूरी जीवन कहानी पर लिखी जा रही एक किताब का हिस्सा था, लेकिन जहां तक मुझे पता है यह किताब कभी पूरी नहीं हुई। उसके दूसरे दोनों बेटों ने भी उन घटनाओं पर बात की है। जब शोधकर्ताओं ने डोरिस के अन्य 2 बेटों का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने पाया कि ब्रायन की तरह उनका भी शराब और ड्रग्स के साथ वैसा ही संबंध था जैसा उनकी मां का था। हालांकि दोनों बेटों ने कुछ हद तक ब्रायन के दावों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ब्रैडॉक स्ट्रीट पर स्थित उस घर में जाने से पहले भी कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियां हो रही थीं, जिसमें चीजों का हिलना और कभी कभार किसी अदृश्य आकृति का दिखना शामिल था। ब्रैडॉक स्ट्रीट में रहने के दौरान दोनों बेटों ने वही घटनाएं देखी जिनकी उनकी मां ने रिपोर्ट दी थी। उनमें से एक बेटे ने दावा किया कि एक रात जब वह सो रहा था तो उसे किसी ने थप्पड़ मारकर जगा दिया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। दूसरे ने बताया कि एक शाम वह अपने हॉलवे में चल रहा था और अचानक किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी इंसान से टकराया हो, लेकिन फिर से वहां कोई नहीं था। इस कहानी का अंत हम एक घटना से करेंगे जिसके बारे में उन लड़कों ने दावा किया कि यह घटना ब्रैडॉक स्ट्रीट पर उनके नए घर में जाने के कुछ दिनों बाद हुई थी। मुझे इस विवरण पर संदेह है क्योंकि उन्होंने यह भी दावा किया था कि वहां जाने से पहले भी कुछ गतिविधियां हो रही थीं, लेकिन फिर भी यह घटना दिलचस्प है। एक दोपहर नए घर में जाने के कुछ ही दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। डोरिस ने दरवाजा खोला और देखा कि एक बुजुर्ग मैक्सिकन महिला उसके सामने खड़ी थी। वो कुछ सेकंड तक डोरिस को घूरती रही, फिर उसने कहा, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। मैं यहां इस पुराने घर में तब रहती थी जब यह सिर्फ एक फार्म हुआ करता था और मैं एक छोटी लड़की थी। यहां कुछ बहुत बुरा है, यह जगह भूतिया है और तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। जब डोरिस ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही है तो वह महिला एकदम चुप हो गई और चली गई। डोरिस और उसके बेटों ने उस महिला को फिर कभी नहीं देखा। डोरिस ब्लीथ की 1999 में 59 साल की उम्र में श्वसन विफलता से मृत्यु हो गई। अगर ये घटनाएं उसके जीवन के बाद के दिनों तक भी उसका पीछा करती रहीं तो यह बात शायद हमें कभी पता नहीं चलेगी।